Hello children, how are you? I hope you all are fine. Myself Tina Singh, your accountancy teacher. Welcome you all in my accountancy class. Children, accountancy is a new subject. You don't know anything about accountancy, but don't need to worried about it. I will explain in easy language, but you will be following only my one rule, that watch the videos regularly and do the homework same as I given you. After that, you will not be having any problem in accountancy. So let's start the chapter. Chapter first, Introduction to Accounting, Meaning and Objectives of Accounting. Need for accounting. At the end of each year, all the businessmen want to know how much they have gained or lost during the year, how much capital is invested in the business at the end of the year, how much amount they are liable to pay, and to whom they owe it, how much is owed to them and by whom, etc. That means accounting. आज हम अकाउंट के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सोच समझ के मेरे ख्याल से अकाउंट को चूज़ किया होगा, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने पेरेंट्स के प्रेशर में या अपने पेरेंट्स के कहने पर अकाउंट को चूज़ किया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट में भी आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास अपने करियर को बनाने के लिए। तो इसलिए आप कहीं पर भी ये मत सोचिएगा कि अकाउंट जो है, जो अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट है, वो दूसरे किसी सब्जेक्ट से कम है। उतनी ही मेहनत आपको यहाँ पर भी करनी पड़ेगी जितनी आपने अभी तक अपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में, अपने प्रीवियस क्लासेस में की है। और एक बहुत गोल्डन जो करियर है वो आज के टाइम में कॉमर्स सब्जेक्ट्स में भी है। बस आपको वहाँ पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा और एक नए सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर प्रैक्टिस उसकी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं सभी बच्चों को कहना चाहूँगी कि अकाउंटेंसी आपने अभी तक पहले कभी नहीं पढ़ा है, एक नया सब्जेक्ट है। एक नया सब्जेक्ट है तो थोड़ा हमें डर भी लगता है, लेकिन जब हम अगर डरेंगे तो फिर हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये मेरा आप लोगों से एक प्रॉमिस है कि आप बिल्कुल भी डरिए नहीं कि कॉमर्स कैसा होगा, कैसे हम पढ़ेंगे, हमें वो समझ में आएगा कि नहीं, हमने आज तक पढ़ा नहीं। ये सभी क्वेश्चन है कि धीरे धीरे आपके ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपको इतना अच्छा लगेगा कि कॉमर्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और हाँ, आप मन चाहा उसके अंदर करियर अपना इन फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आपको कंसंट्रेशन अपना वहाँ पर रखना पड़ेगा, पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब यहाँ पर अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले बच्चों हमें उस सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी आदमी को भी जानने से पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ता है। सपोज आपको किसी से दोस्ती करनी है तो आपको पहले उसका नाम पता करना पड़ेगा, कहाँ रहता है ये पता करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट आपके साथ बन पाएगा कि नहीं, आप दोनों का जो फ्रेंडशिप है वो बन पाएगी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, तो इसी तरह से जब हम अकाउंटेंसी, अगर हम कोई नया सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें भी जाननी पड़ेगी कि इंट्रोडक्शन की क्या है अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी का हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या हमारे लिए नुकसान भी क्या हो सकता है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हमें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में जानने के लिए मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी, नीड फॉर अकाउंटिंग। कि हम अब सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि हमारे लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों हम अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के अंत में जब भी साल ख़त्म होता है, सबसे पहले अकाउंटेंसी में हम अपने साल को ओपन करते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, जनरली हम कहते हैं कि हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करें, अगर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की बात करें, तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहाँ पर हम पैसे को मेज़र कर रहे हैं, पैसे को लिख रहे हैं, पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो अकाउंटिंग ईयर आता है, उस अकाउंटिंग ईयर की हमेशा स्टार्टिंग होती है हमारे 1 अप्रैल से, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। वहाँ पर अब इसकी क्लोजिंग, इसका एंड होता है 31 मार्च।
तो इसका मतलब कि अगर हम जनरली अपनी जो हमारी लाइफ है उस लाइफ में हम कहते हैं कि हमारा नया साल शुरू होता है 1 जनवरी को और हमारा ख़त्म होता है 31 दिसंबर को, लेकिन इन अकाउंट में ऐसा नहीं है। अकाउंट में हमारा जो साल होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल को और उसका लास्ट होता है, एंडिंग होता है उसका टाइम 31 मार्च को। तो सबसे पहले नीड फॉर अकाउंटिंग। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, जब भी साल खत्म होता है, ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो, हर आदमी हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है हाउ मच दे हैव गेन और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कि उसको पूरे साल में काम करने से क्या फ़ायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। जो फ़ायदा होता है उसको वो कहता है कि क्या प्रॉफिट मुझे हुआ है पूरे साल काम करने से, और लॉस का मतलब है कि क्या मुझे नुकसान हुआ है पूरे साल में काम करने से। हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, उसने अपने बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा उसने लगाया। कैपिटल का मतलब है पैसा। पैसा, कैपिटल का मतलब है पैसा। जब हमारा पैसा 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए कहीं पर इन्वेस्ट हो जाता है तो वो कैपिटल में चेंज हो जाता है। अगर आपकी जेब में सपोज अभी 10,000 रुपये हैं तो हम इसे कहेंगे कैश, और ये कैश है करंट। करंट का मतलब अभी, आपको आपके पास अभी 10,000 रुपये हैं, आप इसको खर्च कर सकते हैं, बचा सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन सपोज अगर आपने उसी 10,000 अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक में सेविंग कर दिया, तो वहाँ पर वो आपका कैपिटल बन जाएगा और आप उसको 1 साल तक अगर इन्वेस्ट रखेंगे तो वो आपकी कैपिटल बन जाएगी। इसके बाद है इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है अपने साल के आखिर में 31 मार्च को, जैसा कि कहते हैं कि हर दुकानदार या हर बिजनेसमैन अपने 31 मार्च को अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे साल काम करने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ या क्या नुकसान हो। जैसा कि आप अगर इसको अपने एक प्रैक्टिकल अगर मैं एग्जांपल यूज़ करूँ तो हम कह सकते हैं हमारा रिपोर्ट कार्ड। जैसे आप पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे साल आप, जो टीचर है वो आपको लेक्चर देते हैं, होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देती हैं, और इन सभी एक्टिविटीज़ को, इन सभी जो हमारी मेज़रमेंट है, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद हमारा एक लास्ट रिपोर्ट कार्ड जो हमारे टीचर्स है वो शो करते हैं हमारे पेरेंट्स के सामने या आप लोगों को, और जिसमें हमारा एक फाइनल पोजीशन लिखी होती है कि फाइनल पोजीशन कि हम पास हुए हैं या हम फेल हुए हैं या हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं या किसी सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं हैं। तो इसी तरह से एक बिजनेसमैन भी पूरे साल काम करता है, जैसा आप लोग पूरे साल काम कर रहे हैं, आप पूरे साल पढ़ रहे हैं। किस लिए? कि लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, लास्ट स्टेटमेंट में मैं फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा, या फिर मेरे मार्क्स किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आएंगे कि मैं टॉप करेंगे हम, या फिर हमें स्कूल की तरफ से कोई प्राइज़ मिलेगा, या जो हमारी प्रिंसिपल मैम है वो हमें नॉमिनेट करेगी। तो इस तरह से वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है जो हमारे बारे में हमारा फाइनल रिपोर्ट कार्ड शो करता है। तो इसी तरह से एक बिजनेसमैन भी जब पूरे साल काम करता रहता है तो वो भी ये जानना चाहता है कि पूरे साल काम करने से मुझे लास्ट मोमेंट पे, मेरे एंडिंग ईयर पर 31 मार्च को मेरे बिजनेस से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है और क्या मुझे नुकसान हुआ है। अब उस फ़ायदे या नुकसान को वो जानने की कोशिश करता है कि सपोज़ मैंने किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के टाइम पर 1 लाख रुपए वहाँ पर इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपीज़ में 80,000 हमारे सब खर्च हो गए, और आज मेरे पास जो पैसा है 20,000 एक्स्ट्रा पैसे है हमारे पास। तो इसका मतलब हमें जो काम हमने बिजनेस अपना कंटिन्यू किया वहाँ पर हमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, या फिर ये लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है। मच अमाउंट दे आर लाइबल टू पे, या फिर बिजनेसमैन कहता है कि भाई मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, या फिर मेरे ऊपर किसी का पैसा उधार हो गया, या मुझे किसी का पैसा चुकाना है, ड्यू पेमेंट्स पे करनी है, लाइबिलिटी मेरी बढ़ गई है, एंड टू whom they owe it, how much is owed to them and by whom etc, कि किसका पैसा मुझे देना है, किससे मुझे पैसा लेना है, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ है, क्या मुझे लॉस हुआ है, कितना मेरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट था जब मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम अपने अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं। सो दैट इज़ द नीड फॉर अकाउंटेंसी। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग।
Nearly every business enterprise has accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms. Monetary means money. Monetary terms informations about business. That is the definition by आर एन एंथोनी. आर एन एंथोनी ने हमें ये एक जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वो दी है, जहाँ पर बता रहे हैं कि नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ अकाउंटिंग सिस्टम. कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी एंटरप्राइजेज हैं, जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं या जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर हैं, तो सभी को कुछ सिस्टम जो है वो मेंटेन करने पड़ते हैं. कुछ अकाउंटिंग सिस्टम है जिनको प्रिपेयर करना पड़ता है. इट इज़ अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, जहाँ पर अपने जो डेटाज हैं उनको कलेक्ट करना पड़ता है, समराइजिंग करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है और उसके बाद रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को इन मॉनेटरी टर्म्स. और पैसा, कितना पैसा आपने अकाउंटिंग ईयर में यूज़ किया, कितना कलेक्ट आपको हुआ है, अपना आपने सपोज उधार में अपनी चीज़ों को बेचा है, कैश में अपनी चीज़ों को बेचा है, कितनी आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, कितना आपके ऊपर उधार हो रहा है. तो ये सारी चीज़ों को आपको एक प्रोसेसिंग के स्टेप बाय स्टेप आपको यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी इन मॉनेटरी टर्म्स. मॉनेटरी टर्म्स का मतलब कि पैसे के साथ साथ. सपोज अगर मैं आपको आपको अभी थोड़ा जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि मॉनेटरी टर्म्स में कैसे हम समझ सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. तो उसने कहा बिजनेस में हमारे पास इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन अगर है, पर्टिकुलर है और प्रोसेसिंग में है, तो हमें वहाँ पर बहुत हेल्प मिलती है अपने अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसको प्रिपेयर करने के लिए. Accounting is the process of identifying, measuring, recording, and communicating the required information relating to the economic event. Economic event means पैसे से रिलेटेड. जब हम पैसे से रिलेटेड कोई बात करते हैं या कोई ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन to the interested users of such information. Accounting is the process. अकाउंटिंग एक प्रक्रिया है ऑफ आइडेंटिफाइंग. सबसे पहले हमें पहचानना पड़ता है कि हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, हमारे लिए काम की है या हमारे लिए बेकार है, हमारे लिए यूज़फुल है या फिर अननेसेसरी है. मेजरिंग, अब हमें जानना पड़ेगा कि किस तरह की ट्रांजैक्शंस को हमें कहाँ पर लिखना है. मेजरिंग कैसे हो पाएगी इसकी. सपोज़ आपको अगर हम बात करें एक प्रैक्टिकल, मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, सपोज़ आप एक शॉप में जाते हैं. एक शॉप में आपने शॉपकीपर से फर्स्ट डे कहा कि भैया मुझे 5 किलो चीनी दे दीजिए. उसने आपको 5 किलो चीनी आपके सामने मेज़र की, जो उसके पास एक तराजू होता है वहाँ पर उसने मेज़र किया और आपको दे दिया. आपको भी पता है क्योंकि आपने जो उसका तराजू था, मेज़रमेंट जो था, वहाँ पर आपने देखा कि 5 kg यहाँ पर शुगर इसने पर्टिकुलर तोल करके हमें दी है. लेकिन आप अब सपोज सेकंड डे फिर आप गए और आपने कहा भैया मुझे 5 किलो चीनी दे दिए. उसने कहा कि आज मेरे पास जो तराजू था वो ख़राब हो गया है या फिर वो टूट गया है, और मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऐसे ही एक आइडिया से अजम्पशन करके मैं आपको मेज़र करके 5 किलो चीनी दे देता हूँ. तो आप शायद अब वहाँ पर उसको लेने के लिए अग्री नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको ये भी हो सकता है डाउट कि चीनी ज़्यादा भी हो सकती है, चीनी कम भी हो सकती है. अब वो चीनी ज़्यादा तो नहीं हो पाएगी क्योंकि जो दुकानदार है उसका रेगुलर ये काम है, वो तो डेली यही चीज़ों को, गुड्स को कस्टमर्स को अपने प्रोवाइड करता है. तो उसकी तरफ से तो वो ज़्यादा नहीं होंगी. भले ही क्या हो सकती है, चांसेस, प्रोबेबिलिटी क्या है ज़्यादा कि वहाँ पर चीनी जो है उसका मेजरमेंट कम होगा. तो इसी तरह से सबसे पहले जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमें जानना पड़ता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए कैसी है. मेजरिंग, अब हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसका मेजरिंग पॉइंट क्या होगा. रिकॉर्डिंग, अब हमें उसे किन स्टेप्स में रिकॉर्ड करना है. और बाद में कम्युनिकेट, कि कम्युनिकेट कौन सी इन्फॉर्मेशन किसके लिए कम्युनिकेशन में ज़्यादा बेहतर होगी और किसको किसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम पर या हमें रेगुलर स्टेप में हमें उसको कनेक्ट करनी पड़ेगी.
द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट, जितने भी इकोनॉमिक इवेंट आपने अपने ड्यूरिंग द ईयर, पूरे एक साल में जितनी भी आपने अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की है, रिलेटेड टू द कैश, रिलेटेड टू द क्रेडिट। कैश का मतलब जितना भी पैसा आपने खर्च किया है, कैश में लिया है किसी से, किसी को आपने कैश में दिया है, तो ये सभी हमारी इकोनॉमिक इवेंट होती हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ट्रांजेक्शन्स का मतलब है लेना और देना। इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ सच इंफॉर्मेशन। तो ये जो भी अगर कोई इन्वेस्टर है या कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी है जो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन चाहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आपको अपनी प्रोसेस वहाँ पर बतानी पड़ेगी कि किस तरह से आप अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज़ करते हो। सबसे पहले आप बताओगे कि सबसे पहले हम अपनी प्रोसेस में आइडेंटिफाइड करते हैं कि किसी चीज़ को पहचानते हैं, फिर इसके बाद हम मेज़र करते हैं, मेज़र के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है रिकॉर्डिंग, और लास्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारी अकाउंटिंग के लिए? फर्स्ट, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जैसा कि ये एक सेंटेंस ऐसा है जो शायद आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट और एज अ साइंस, कि किसी भी चीज़ को लिखना, किसी भी चीज़ को पढ़ना, किसी भी चीज़ को करना एक कला भी है और साथ ही साथ एक विज्ञान भी है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप किसी काम को कितने बेहतर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से, कम समय में, कम रिसोर्सेज में आप उसको करते हैं। तो दैट इज़ अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट और एज अ साइंस। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। हमारे पास जो अकाउंटिंग है, हमेशा याद रखिएगा कि हम अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में सिर्फ वही बातें करते हैं जो हमारे पैसे से या हमारे लेन देन से रिलेटेड होती है। अननेसेसरी हम दूसरी किसी बातों को यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं और ना ही हम कोई दूसरी चीज़ों को यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जितना भी पैसे से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शंस हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। जो भी चीज़ें पैसे के बारे में बात कर रही है, पैसे के बारे में लेन देन हो रहा है, पैसे के साथ हमारा लेन देन हो रहा है, तो केवल जो मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अपने अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, अदरवाइज अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस को यूज़ नहीं करते। एक एग्जांपल है, इफ़ अ बिजनेसमैन परचेज 200 चेयर एंड 10 tables, their value in terms of money will be recorded in the books। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि अगर एक बिजनेसमैन ने खरीदा 200 चेयर खरीदी, 10 टेबल्स खरीदे, देयर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। और उस इन सभी चीज़ों को खरीदने पे जितना पैसा उसका खर्च हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, वहाँ पर उसने उसको अपनी जो बुक्स थी, जो अकाउंटिंग बुक्स थी, उसमें उसको रिकॉर्ड कर दिया। सिमिलरली, इफ़ अ बिजनेस प्रोसेस ₹50,000 in cash, land measuring 200 meters, 5 trucks, 5 machines, then in the absence of money measurement concept, these different types of asset cannot be added up and hence cannot give any useful information। सबसे पहले उसने बताया था कि अगर कोई बिजनेसमैन इन सभी परचेज ऑफ चेयर, टेबल्स, हम इनको अकाउंट में कहते हैं एसेट्स, कि जो भी बिजनेसमैन ने ये सारी चीज़ें एसेट्स खरीदी हैं, अब वहाँ पर उसने ये तो बताया हमें कि उसने टेबल कितनी खरीदी है, चेयर कितनी खरीदी है, या उसने कितनी यहाँ पर ट्रक खरीदे हैं या मशीन्स कितनी खरीदी है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, यहाँ पर ये नहीं बताया है कि बिजनेसमैन ने कितना पैसा इन सब एसेट्स को, इन सभी चीज़ों को खरीदने में खर्च किया है। तो इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। अगर अब हमें अपने अकाउंट में, अपनी अकाउंटेंसी जो बुक्स हैं उसमें रिकॉर्ड करना है कि हमारा इन सभी एसेट्स को, इन सभी आइटम्स को, चीज़ों को खरीदने में टोटल जो पैसा है वो खर्च हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कितना पैसा यहाँ पर बिजनेसमैन ने खर्च किया है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमेशा हमारे लिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। अगर इसी के साथ बिजनेसमैन हमें ये भी बताता कि हमारे 5 ट्रक 50 लाख के आए हैं, हमारी जो टेबल है वो 10,000 की है या 50,000 की, तो ये हमारे लिए एक कंप्लीट रिकॉर्ड बन जाता और जो हमें हैंडल करने में ईजी हो जाएगा और जिसको हम ईजिली रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएंगे।
बट इफ़ दे आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को हम आगे पढ़ रहे हैं कि अगर इन्हीं सब चीज़ों को वो टर्म्स ऑफ मनी, पैसे में एक्सप्लेन करता, तो हमारे लिए वो जो डेटा है, ये सब डेटा यूज़फुल हो जाता और हम इसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर पाते। दे विल यूजफुल इंफॉर्मेशन लाइक कैश 50,000 रुपीज़, लैंड 2 करोड़, ट्रक 50 लाख एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हम हमेशा अकाउंटेंसी में सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो रिलेटेड टू द मनी होगा। जो पैसे से रिलेट जो बातें होंगी या जो पैसे से रिलेट ट्रांजैक्शंस होंगी, केवल हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे और रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो इनकम्प्लीट है, जहाँ पर पैसे के बारे में बात नहीं हो रही है, दूसरी सारी बातें बताई जा रही हैं, तो इस तरह का रिकॉर्ड हमारे लिए इनकम्प्लीट होगा और हम उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाएंगे और रिकॉर्ड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन एवरी बिजनेस ऑल ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। सबसे पहले जब बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स यूज होती है तो सबसे पहले उनको लिखा जाता है जर्नल में। बट आफ्टर दैट वी विल ट्रांसफर दोज टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अदर सब्सिडरी मीन्स हेल्पिंग बुक। जब हमने जनरल बनाया, इसके बाद हम इन अकाउंट्स को, इन रिकॉर्ड्स को दूसरे जो बुक्स हैं उनमें जो रिप्लेस करते हैं और उनमें ट्रांसफ़र करते हैं, जिसे हम सब्सिडरी बुक या फिर हेल्पिंग बुक्स कहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल छोटा सा बताऊंगी। सपोज आप स्कूल में आते हैं डेली। अब सभी बच्चों के बैग में फेयर नोटबुक शायद ही हर सब्जेक्ट की होती है, नहीं होती है। सपोज आप अब कॉमर्स में एंटर कर चुके हैं, आपके पास अब अगर जब आप स्कूल कंटिन्यू करेंगे तो आपके बैग में एक बीएसटी की, एक बिजनेस स्टडीज़ की नोटबुक होगी, एक अकाउंट की नोटबुक होगी, एक इकोनॉमिक्स की होगी, एक फिजिकल एजुकेशन की होगी और एक आपकी इंग्लिश की। तो इस तरह से टोटल फेयर नोटबुक आपको 5 बनानी पड़ेगी। अब जब स्कूल में आते हैं और आप देखते हैं कि फेयर नोटबुक का कोई स्कूल में सपोज़ आजकल कुछ ज़्यादा काम नहीं हो रहा है तो आप नहीं लाते, लेकिन आपके बैग में हमेशा एक नोटबुक है जो हमेशा रहती है। आप फेयर नोटबुक लाएं या नहीं, फेयर नोटबुक ला पाएँ या नहीं, लेकिन हमेशा एक नोटबुक ऐसी होती है जो हमेशा आपके बैग में रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रफ नोटबुक। तो इसका मतलब जब भी टीचर कुछ भी अगर डिक्टेट करता है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा है और आपके पास किसी भी सब्जेक्ट की फेयर नोटबुक नहीं है, तो आप सभी डेटा को, सभी जो आपके लेक्चर हैं या सभी जो टॉपिक टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, उन सभी चीज़ों को आप अपने रफ नोटबुक में क्या करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। अब आपको पता, आपने देखा कि अरे अच्छा हुआ आज हम अपनी जो रफ नोटबुक थी उसको लाए थे हमने, चलिए ठीक है, आज इसमें अपना सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। अब इसके बाद आप उसको क्या करोगे, घर जा करके अब उसको आप फेयर करोगे और पर्टिकुलर अब बीएसटी का काम बीएसटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का काम इकोनॉमिक्स की नोटबुक में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फेयर साफ साफ, और अकाउंटेंसी का काम अकाउंटेंसी। तो इसी तरह से जब कोई बिजनेसमैन अपनी जो डेली ट्रांजैक्शंस को यूज़ करता है, तो सबसे पहले वो जो ट्रांजैक्शंस है वो जनरल में लिखी जाती है, जिसे हम डेली बुक भी कहते हैं, डे बुक भी कहते हैं और जनरल बुक भी कहते हैं। आफ्टर दैट ही हैज़ ट्रांसफ़र ऑल द ट्रांजैक्शन इन लेज़र सब्सिडरी बुक, जिसे उसके बाद वो अपने लेज़र बुक्स में ट्रांसफ़र करता है, जिसे हम हेल्पिंग बुक्स भी कहते हैं और सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। Classifying after recording the transaction in general, we use various accounts are open is called ledger। अब यहाँ पर जब हमने जनरल बना दिया, जनरल मतलब हमने सारी एक ही नोटबुक में सारी जो एंट्रीज थी, सारी ट्रांजैक्शंस थी, उनको लिख दिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब सभी एक सपोज राम है, अगर आपने एक दिन में राम के साथ 4 ट्रांजैक्शन की है, तो इसका मतलब आप राम की आप 4 बुक्स तो ओपन नहीं करोगे। इसका मतलब आप क्या करोगे, एक बुक में राम की एंट्री करोगे सिंगल, एक बुक राम के नाम की, एक बुक रमेश के नाम की। तो इस तरह से वो उनके लेज़र कहलाएंगे कि अब जितनी भी एक साल में राम के साथ हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी, जितना भी हम सामान उसको देंगे या वो हमें पैसा देगा, तो वो सारे डेबिट और क्रेडिट, वो सारी चीज़ें जो आएंगी या जो जाएंगी, वो सारी एडजस्टमेंट केवल उसी की बुक में हम प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से जब हमारे पास जनरल का मतलब है हमने सबकी इन्फॉर्मेशन, रमेश, सुरेश, राजेश, सभी की इन्फॉर्मेशन को अपने जनरल में
लिख दिया। लेकिन लेज़र का मतलब है कि जब अब हमने उसको सेपरेट कर दिया और सबकी एक अलग अलग जो बुक थी वो ओपन की और सभी के हिसाब से या सभी के अकाउंट के हिसाब से, या जो भी रमेश की ट्रांजैक्शंस रमेश की बुक में लिखी जाएंगी, राजेश की ट्रांजैक्शंस राजेश की बुक में लिखी जाएंगी। तो इस तरह से हर एक की हमने जो बुक्स थी, जो लेज़र थे, वो सेपरेट बनाई है। और इसी तरह से इंडिविजुअल बुक्स में इंडिविजुअल एडजस्टमेंट जो है वो उनकी जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा। समराइजिंग, इट इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर। समराइजिंग, क्लासिफाइंग का मतलब है कि जब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने पर्टिकुलर अकाउंट में उनको ट्रांसफ़र कर दिया। समराइजिंग का मतलब जैसे आप समरी करते हैं कि आपको सपोज आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आपको समरी कि अब जो भी पेटेंट थे आपके, जो भी डिटेल थी वो आपने समरी में लिखनी है। इज़ आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ मैनर, कि आपने अभी तक पूरे साल में जो भी आप काम कर रहे हैं उसको आप एक प्रॉपर मैनर में, एक पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड है उसी की तरह आपको वो सारे डिटेल करना पड़ेगा। विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूज़र ऑफ सच डाटा। इसका मतलब है समराइजिंग का मतलब कि आपने अब जितना भी डाटा था उसको क्लासिफाइड किया, सेपरेट कर दिया और उसको एक प्रॉपर मैनर में आपने कंप्लीट कर दिया है। अंडरस्टैंडेबल, अब वो सभी डाटा ऐसा होना चाहिए कि जो भी यूज़र इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो भी यूज़र्स हैं, जब वो उस रिकॉर्ड को देखें, उस रिकॉर्ड को पढ़ें या उसको मेज़र करें, तो जितने भी चीज़ें हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, उनको क्लैरिटी वहाँ पर होनी चाहिए, और मैनेजमेंट को भी या फिर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स को भी। सो स्टूडेंट्स, today I have explained the introduction of accounting. So I hope you will be enjoying, and take care and goodbye.